हेलो एवरीवन। आज से द ऑफिसर्स के प्लेटफॉर्म से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर पे, क्योंकि बहुत डिमांड आ रही थी आर्ट एंड कल्चर को लेके, तो इसीलिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपने 2020 के ट्रेंड देखा होगा, उसके बाद से आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन चाहे यूपीएससी हो चाहे पीएससी हो, मेंस में भी और प्रिलिमिनरी में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आर्ट एंड कल्चर जिसको एक सब कंपोनेंट समझा जाता था, वो अब एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन गया। तो हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर की। तो कल्चर बेसिकली क्या होता है? कल्चर जो है इट इज बेसिकली ए वे ऑफ लाइफ। किसी भी सोसाइटी या कम्युनिटी के वे ऑफ लाइफ को हम कल्चर कहते हैं, और जब उस वे ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम आर्ट कहते हैं। ठीक है, जब किसी के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फॉर्म में तो उसको हम आर्ट कहते हैं। तो आर्ट जो है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक है आपका विजुअल आर्ट, एक होता है हमारा परफॉर्मिंग आर्ट, और नेक्स्ट आ गया हमारा अदर फॉर्म ऑफ आर्ट्स। ठीक है, तो विजुअल आर्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है? विजुअल आर्ट वो आर्ट होता है जिसे आप इजीली देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर हो गया, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, ये ऐसी चीजें जिन्हें आप देख सकते हैं। तो हमें इसमें विजुअल आर्ट में जो पढ़ना है वो है आपका आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो विजुअल आर्ट में पढ़नी है। उसके बाद होता है परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट वो आर्ट होता है जिसे परफॉर्मेंस के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एंशिएंट टाइम पे, एंशिएंट कल्चर में लोग किस तरीके के डांस करते थे, किस तरीके का म्यूजिक सुनते थे, किस तरीके की वहां पे उस टाइम पे थिएटर थे, सिनेमा या फोक जो लाइक नुक्कड़ नाटक वगैरह थे, वहां पे कुछ वो होता था, तो किस तरीके का होता है वो आज हमें पता है थ्रू परफॉर्मेंस, इसीलिए हम इसे परफॉर्मिंग आर्ट कहते हैं। तो परफॉर्मिंग आर्ट में आपका आ जाता है डांस, म्यूजिक, सिनेमा, थिएटर। तो इसके अलावा और भी मिसलेनियस टॉपिक है जो हमने पढ़ने। और अदर फॉर्म ऑफ आर्ट में भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे हमें फॉर एग्जांपल जो हमारी नेचुरल साइट्स होंगी, टेंजिबल या इनटेंजिबल नेचुरल साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वो सब हमें यहाँ पे पढ़ना है। जैसे हमें यहाँ पे कैलेंडर पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़नी है, उसके बाद हमें यहाँ पे रिलीजन पढ़ना है, ये कल्चर का भी पार्ट आता है। ठीक है, तो लिटरेचर पढ़ना है, लिटरेचर जो है वो आपका विजुअल आर्ट में आ जाएगा। तो ये सब चीजें जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो पढ़नी है। ठीक है, अब क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जितने भी टॉपिक्स हमने लिखे हैं ये प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिलिमिनरी में एज सच टॉपिक्स नहीं बताए हैं, वहां पे सिर्फ लिखा है आर्ट एंड कल्चर। अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में कुछ टॉपिक्स डिफाइन है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही मेंस में आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। उसके बाद आ गया आपका स्कल्पचर पे, पेंटिंग और लिटरेचर। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो वहां पे सीधे सीधे मेंशन है। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो डांस पे भी क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन अगर हम पीएससी की बात करें तो आपने देखा होगा नेचुरल साइट्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, चाहे नेचुरल हो चाहे कल्चरल साइट्स हो, दोनों पे काफी क्वेश्चंस आए। तो जब हम मेंस पे शिफ्ट करेंगे तो हम इन 4 और इन प्लस 5 टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। अदरवाइज प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सभी टॉपिक्स जो हैं उनको इक्वली पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक यानी विजुअल आर्ट के फर्स्ट टॉपिक आर्किटेक्चर से, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि आर्किटेक्चर पे बहुत बार जो है वो क्वेश्चंस आए हैं। तो आर्किटेक्चर को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हमें किसका आर्किटेक्चर पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आर्किटेक्चर होता क्या है? आर्किटेक्चर बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यानी जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, कोई मल्टीपल कंस्ट्रक्शन होती है जिसमें एक फॉर एग्जांपल अगर कोई घर है तो उसमें मल्टीपल रूम्स होंगे, डिफरेंट एरियाज होंगे, तो उनको हम बोलते हैं आर्किटेक्चर, जिसमें डिफरेंट मटेरियल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आर्किटेक्चर में हमें एंशिएंट आर्किटेक्चर पढ़ना है, मिडिवल आर्किटेक्चर पढ़ना है,
एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो इस पे हमें सबसे पहले हड़प्पा आर्किटेक्चर का पढ़ना है, देन प्री मौर्यन पीरियड या फिर जिसको हम पोस्ट वैदिक पीरियड भी कहते हैं। अब वैदिक पीरियड हमने इसलिए मिस किया क्योंकि वैदिक पीरियड एक रूरल इरा था, वहां पे कोई एज सच कोई खास स्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुई, इसीलिए हम प्री मौर्यन पे डायरेक्ट शिफ्ट हो गए। एंड देन मौर्यन आर्किटेक्चर एंड देन पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर। ये जो प्री मौर्यन से पोस्ट मौर्यन तक का है ना, यहाँ पे ज्यादातर हमें बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है या जैन आर्किटेक्चर के बारे में ज्यादा पढ़ना है। इसके बाद आ जाता है गुप्ता आर्किटेक्चर। तो गुप्ता आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये पर्टिकुलर जो टाइम था दैट वाज मेंट फॉर टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। यहाँ से टेम्पल्स की डेवलपमेंट हुई थी और वो किस तरीके से हुई थी वो मैं आपको आगे क्लास में बताती रहूंगी। इसके बाद हमने पोस्ट गुप्ता आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है, वो सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत अलग है। अब क्योंकि मिडिवल आर्किटेक्चर की बात करें तो मिडिवल आर्किटेक्चर में हमें दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर पढ़ना है एंड मुगल आर्किटेक्चर, और इसके साथ साथ जो लोकल लेवल का जो आर्किटेक्चर है जो भी उस टाइम पे था वो मैं आपको डिफरेंट बताती रहूंगी, ठीक है, लोकल लेवल पे। इसके बाद मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर जो था वो स्टार्ट हुआ था विद द कमिंग ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो इसमें हम डिफरेंट जैसे जैसे पोर्टुगीज यहाँ पे आए, जैसे जैसे जो भी फॉरेन कॉमर्स आती है उन्हीं के हिसाब से पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रेंच का अगर हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम ब्रिटिशर्स का। तो ये सारा जो है या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद वाला जो भी है वो सब हम जो है वो यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज अब हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पा आर्किटेक्चर, ठीक है। तो जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन क्या होती है, कैसे इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला जाता है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर जो इसकी जो साइट्स थी वो इंडस वैली के अराउंड जो थी वो सिचुएटेड थी, इसीलिए हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। हड़प्पा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट साइट थी जिसको डिस्कवर्ड किया गया था। अगर आप थोड़ा सा अगर मैं आपको ब्रीफ करूं तो ये इंडिया है, तो इसकी यहाँ से ये जो पूरी बाहर वाली यानी पाकिस्तान वाला पूरा एरिया जो था यहाँ पे इस जगह पे हड़प्पा ज्यादा प्रेवलेंट था, हड़प्पा पीरियड यहाँ पे। और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको इस तरीके का चार्ट बना के एक डायग्राम बना देती हूँ। जो J&K का जो मांडा है वो इसकी नॉर्दर्न मोस्ट साइड है, यानी नॉर्थ साइड की जो सब एक्सटेंट है इसका इंडिया के अंदर वो मांडा है। अगर हम ईस्ट की बात करेंगे तो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर का मतलब हो गया यूपी के मेरठ में। अगर हम साउथ की बात करें तो वो दाइमाबाद तक था, दाइमाबाद का मतलब है महाराष्ट्र में। और अगर हम इसके वेस्टर्न साइड की बात करें तो ये पूरा का पूरा जो है ये बलूचिस्तान यानी कि सिंध तक जो था वो ये फैला हुआ था, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया जो मैंने इसमें अभी आपके लिए डायग्राम बनाई है ये पूरा जो था वो हड़प्पा सिविलाइजेशन यहाँ तक एक्सटेंड था उसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट साइट जो थी डिस्कवर की गई थी पहली बार वो थी हड़प्पा, ठीक है। क्योंकि यूरोपियंस जब इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया। वो उसका बेस क्या था? उसका बेस था सबसे पहले हमारे लिटरेरी सोर्सेज एंड देन एक्सकवेशन। वो हम हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ क्योंकि हड़प्पा में कोई ऐसे लिटरेरी सोर्सेज हमें नहीं मिले हैं, इवन की जो इंस्क्रिप्शन से मिली है वो डिसिफर्ड नहीं हुई, यानी अभी तक पता नहीं है कि उनके ऊपर कौन सी स्क्रिप्ट है, क्या लैंग्वेज है। लेकिन हाँ, एक्सकवेशंस के थ्रू जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ है, ब्रिटिशर्स ने जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया तो उन्होंने इंडिया में एक्सकवेशन स्टार्ट की और उन एक्सकवेशंस में हमें 2021 के अराउंड पहली साइट जो मिली वो थी हड़प्पा। वहीं से हमारी जो हिस्ट्री थी उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया और ये पता चला कि इंडिया की जो
सिविलाइजेशन है, दैट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके साथ और भी सिविलाइजेशन थी, बट इंडियन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। और उन्हीं एक्सकवेशंस के बेसिस पे हमने हड़प्पा आर्किटेक्चर को भी एवोल्यूशन उसकी कैसे हुई, किस तरीके से हुआ था, वो हमें उन्हीं एक्सकवेशंस के थ्रू मिली। तो अगर हम देखें तो हड़प्पा आर्किटेक्चर जो है उसमें टाउन प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार आपको प्रिलिमिनरी और मेंस में पूछ चुके हैं। टाउन प्लानिंग के साथ साथ हमने इनका स्कल्पचर पढ़ना है, ठीक है। फिर हमने इनकी पोट्री पढ़नी है, यानी जो भी सिविलाइजेशन के बारे में या जिस कल्चर के भी बारे में हम पढ़ेंगे, उन कल्चर के आर्ट के बारे में अगर आप देखोगे तो उसमें हमें टाउन प्लानिंग, स्कल्पचर और पोट्री पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है कि आर्ट एंड कल्चर में जितना हो सके आप डायग्राम्स प्लीज जरूर बनाइए, क्योंकि डायग्राम्स जो होती है ना वो रिप्रेजेंट करेंगे आपके आर्ट को, और उससे आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे और इनोवेशंस भी काफी अच्छी हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाउन प्लानिंग की। तो हड़प्पन्स का जो टाउन प्लानिंग था वो बहुत वेल वर्स्ड टाउन प्लानिंग थी। सबसे पहले हम उसके फीचर्स की बात करते हैं। तो हड़प्पन टाउन प्लानिंग जो था वो बेस्ड था बेसिकली ग्रिड पैटर्न पे, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि ये रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न पे बेस्ड था। रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न का क्या हो, जैसे मैंने आपको बोला कि हर चीज को आपने हर चीज जो है वो इसमें लिखनी है, सॉरी डायग्राम के पार्ट के तरह उसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से स्मॉल लेंस जो होती थी वो लार्ज लेंस को क्या करती थी, जाके ज्वाइन करती थी और एक रेक्टेंगल बना, सॉरी राइट एंगल्स में कट करती थी। और सिमिलरली इस तरीके से और लेंस है और बाहर जो है वो मेन लेन है, ठीक है। तो दैट मींस सबसे पहले इनकी जो बेस है वो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न है, मतलब कि चारों तरफ से लेंस होती थी। ये वाली जो है वो स्मॉल लेंस है और ये लार्ज लेंस है, यानी स्मॉल लेंस लार्ज लेंस को कनेक्ट करेगी और एक ग्रिड टाइप बना देंगे, और उन्हीं ग्रिड के अंदर जो होते थे वो लोगों के क्या होते थे, हाउसेस होते थे, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आ गई हमारी लेंस, ये लार्ज लेंस है और ये स्मॉल लेंस। अब आ गया इनकी जो स्ट्रीट पैटर्न होता था वो कैसा होता था। तो इनके जो स्ट्रीट थे वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन थी। कैसे, ये देख लीजिए आप, ये जो लेंस है ये नॉर्थ, ये साउथ की तरफ जा रहा है, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये ईस्ट और ये वेस्ट, इस तरीके से ओरिएंटेशन होती थी इनके स्ट्रीट्स की। अब आ जाता है इनका सबसे इंपॉर्टेंट था ड्रेनेज सिस्टम। बहुत इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम था इनका। तो इस इनके ड्रेनेज सिस्टम के फीचर्स क्या थे। सबसे पहले तो ये अंडरग्राउंड, पूरा सिस्टम जो था वो अंडरग्राउंड सिस्टम था, यानी कि जो इनकी जो ड्रेन्स थी या इनकी जो लाइक गटर्स वगैरह थे वो सब अंडरग्राउंड होते थे। और जो प्राइवेट ड्रेन्स थी, यानी हर घर के अंदर जो ड्रेन्स बनाई होती थी वो प्राइवेट ड्रेन्स आके कनेक्ट करती थी स्मॉल ड्रेन्स, जो कि इनकी गलियों में, गली से जो निकलते थे, जो ड्रेन्स निकलते थे, आज भी आप देखते हो कि हर घर के बाहर जो है वो छोटी छोटी ये स्मॉल या लार्ज ड्रेन्स होती है, ठीक है। और वो जो स्मॉल ड्रेन्स में से जितना भी पानी इकट्ठा होता था वो बाहर आउटसाइड द सिटी जाके एक पिट में या एक पॉन्ड में जाके इकट्ठा होता था। इसके अलावा इनकी सारी ड्रेन्स जो होती थी वो कवर्ड होती थी, ठीक है। और उनको कवर्ड किससे किया जाता था, थ्रू इधर स्टोन स्लैब्स के साथ में, बड़े बड़े स्टोन स्लैब्स के साथ में उनको कवर किया जाता था, या फिर ब्रिक्स के साथ में, बर्न या बेक्ड ब्रिक्स के साथ में उनको कवर किया जाता था। और हर एक ड्रेन के पास सेसपिट था। सेसपिट का मतलब क्या होता है, मैन होल, मतलब कि हर एक ड्रेन में थोड़ी थोड़ी जगह जो थी वो खाली रखी जाती थी और उसका मेन फोकस जो था वो था क्लीनिंग, कि हर ड्रेन को साफ करना होता था। तो इस तरीके से इनका ड्रेनेज सिस्टम था। एक तो अंडरग्राउंड था, दूसरा प्राइवेट ड्रेन, स्मॉल जो प्राइवेट ड्रेन यानी हर घर से जो ड्रेन निकलती थी वो गली में जो स्मॉल ड्रेन से उन पे जाके खत्म होती थी, और ये पूरे में पूरा पानी जाके किसी पिट या पॉन्ड में गिरता था जो कि आउटसाइड द सिटी होता था। उसके अलावा ये ड्रेन्स जो होती थी उनको कवर्ड किया होता था स्लैब
ब्रिक्स के साथ, और इनमें बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह रखी जाती थी, सो दैट जो क्लीनिंग है क्लीनिंग पर्पसेस के लिए इनको जो है वो थोड़ी थोड़ी जगहों पे ओपन रखा जाता था। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका वो ये मैं साफ कर देती हूँ, और जिसने इसको बनाया है वो ठीक है, जिसने नहीं बनाया है वो इसका फोटो लेके अलग से बना सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने बात की थी इनका जो सिटी का जो टाउन प्लानिंग किस तरीके से थी, फिर हमने बात की इनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था। अब हम बात करते हैं इनका डिवीजन ऑफ हाउसेस वो किस तरीके से था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, या फिर आप डिवीजन ऑफ बिल्डिंग्स जो इनकी थी किस तरीके से थी। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी पूरी जो बिल्डिंग का पैटर्न था वो 2 टायर्स में था, ठीक है। 2 टायर्स का मतलब क्या है कि एक होता था सिटाडेल और एक होते थे लोअर टाउन्स। मैं आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझा सकती हूँ। इस तरीके से ये आ गया आपका सिटाडेल, यानी यहाँ पे जो है बिल्कुल वेस्टर्न साइड पे माउंट के ऊपर थोड़ा पहाड़ी या उस तरीके की कोई चीज ऊपर करके बनाया जाता था। वेस्टर्न साइड पे सिटाडेल होते थे और लोअर साइड पे ईस्टर्न साइड पे जो है वो कॉमन हाउसेस होते थे, ठीक है, स्मॉल हाउसेस होते थे यहाँ पे। अब इनका डिफरेंस क्या है, क्यों हम एक को सिटाडेल और एक को स्मॉल हाउसेस बोल रहे हैं। सिटाडेल जो होते हैं बेसिकली इट इज लाइक कि यहाँ पे आपकी पब्लिक बिल्डिंग्स होंगी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर हम बात करें हमारा पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन है, या बाकी कोई भी पब्लिक बिल्डिंग्स जो है वो पर्टिकुलरली इस एरिया में होती थी। प्लस ये एरिया जो था वो एरिस्टोक्रेसी के लिए था, उनके रहने के लिए था, जैसे रूलर्स होंगे या फिर उनके साथ ऑफिसर्स जो होंगे या मिनिस्टर्स होंगे, जो भी होंगे वो सब जो थे वो यहाँ पे रहते थे। अब क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे किस तरीके की पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रैंडरीज होती थी। ग्रैंडरीज क्या हो गया ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे आप समझ लें जैसे आज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जहाँ पे हम सारा अनाज इकट्ठा करके रखते हैं, तो उस तरीके की ग्रैंडरीज होती थी। उसके अलावा यहाँ पे ग्रेट बाथ था, ये ग्रेट बाथ क्या है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो दैट मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिटाडेल अपर साइड वेस्ट साइड पे माउंट्स पे बनाया जाता था, जहां पे पब्लिक बिल्डिंग्स और एरिस्टोक्रेसीज वहां पे रहते थे। अब हम बात करते हैं स्मॉल टाउन, जो स्मॉल हाउसेस जो कि लोअर साइड पे होता था, और यहाँ पे बेसिकली वर्कर्स क्वार्टर्स होते थे, ठीक है। जो काम करते थे लोग, जो वर्कर्स होते थे उनके क्वार्टर्स जो थे वो स्मॉल हाउसेस होते थे, और वो लोअर साइड पे ईस्टर्न साइड पे होते थे। तो इस तरीके से आप ये डिजाइन कर सकते हैं कि डिवीजन ऑफ हाउसेस जो है वो किस तरीके के होंगे। तो हड़प्पन जो थे, ये तो कुछ स्कॉलर्स का ये कहना था कि हड़प्पन जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने क्लियरली डिवाइड किया था कि वर्कर्स क्वार्टर्स के बारे में, यानी वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में अलग से जो है एक टाउन डेवलप किया था। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, ज्यादातर इनके 2 टायर सिस्टम थे, लेकिन कहीं कहीं पे 3 टायर सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट है। 3 टायर का क्या मतलब है, 3 टायर का मतलब है कि मिडल टाउन भी कहीं कहीं पे मिला है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया है जहाँ पे मिडल टाउन मिला है वो है धोलावीरा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आ चुका है कि क्या मिडल टाउन का कोई कॉन्सेप्ट था, तो आंसर इज यस, और इनकी जो धोलावीरा साइट है वहां पे मिडल टाउन मिला है। अब क्योंकि कौन सी साइट, हड़प्पा कहाँ है, मोहनजोदारो कहाँ है, धोलावीरा कहाँ है, लोथल कहाँ है, ये सब मैं आपको एंशिएंट में बताऊंगी। यहाँ पे आपका मेन फोकस होना चाहिए, आपको क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि मिडल टाउन कहाँ पे मिला है, तो आंसर इज धोलावीरा, ठीक है। तो ये था डिवीजन ऑफ हाउसेस जो कि 2 टायर्स का भी हो सकता था और 3 टायर्स का भी हो सकता था। अपर एरिया में सिटाडेल है और लोअर साइड पे वर्कर्स क्वार्टर्स से स्मॉल हाउसेस, ठीक है। अब आगे डिफरेंस क्या है हाउसेस में, तो जो सिटाडेल में जो हाउसेस होंगे, जो ऊपर सिटाडेल में बने वो लार्ज हाउसेस, बड़े बड़े घर होते थे, और जो स्मॉल टाउन जो नीचे लोअर साइड पे वहाँ पे स्मॉल छोटे हाउसेस होते थे, जो लेकिन ये पता चला है कि उनमें स्टेयर्स गिरी थी एक्सकवेशन के टाइम पे, तो शायद डबल स्टोरेज बिल्डिंग होती थी। ज्यादातर हाउसेस में कोर्टयार्ड भी होता था, वेल भी होते थे, खासकर कालीबंगम जैसे एरिया जो कि राजस्थान में, वहां पे वेल्स भी बहुत ज्यादा पाए गए। तो ये सब जो थे वो स्मॉल हाउसेस थे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर का,
सिचुएटेड थी, तो बहुत फ्रीक्वेंटली फ्लड्स आते थे। तो इसीलिए इमरजेंसी टाइम के लिए सारा जो ग्रेन्स होती थी पूरे उस सिटी की, उनको बेसिकली यहाँ पे ग्रैनरीज में रखा जाता था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन आपको बहुत बार आ चुका है कि कौन सी इंपॉर्टेंट ग्रैनरीज है। तो दो इंपॉर्टेंट ग्रैनरीज है, एक है ग्रेट ग्रैनरी। ग्रेट ग्रैनरी का मतलब एक बहुत बड़ी ग्रैनरी जो थी वो आपकी मोहनजोदारो में मिली है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि ग्रेट ग्रैनरी कहाँ पे मिली है। और इसके बाद है 2 rows of 6 granaries, ठीक है, 2 rows of 6 granaries, यानी 2 rows है ग्रैनरीज की। इस तरीके से शायद बड़े बड़े स्टोर बनाए गए थे जहां पे ग्रेन्स रखे जाते थे। तो 2 rows of 6 granaries, ये बेसिकली हमें हड़प्पा में मिली है, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यही पूछते हैं कि ग्रेट ग्रैनरी कहाँ मिली है, 2 rows of 6 granaries कहाँ मिली है, एंड प्लस ग्रैनरीज का पर्पस क्या था और ग्रैनरीज कहाँ पे थी, लोअर टाउन में थी या अपर टाउन यानी सिटाडेल में थी। तो ये सारा जो इसका फ्लो चार्ट है ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आ जाता है ग्रेट बाथ। नेक्स्ट फीचर है आपकी टाउन प्लानिंग का, दैट इज ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ जो है, जैसे आजकल का मॉडर्न स्विमिंग पूल हम इसको बोलेंगे, ठीक है। जैसे स्विमिंग पूल होता है वैसे ही मॉडर्न स्विमिंग पूल है ये। और ये भी जो है वो सिटाडेल में ही मिला है, ठीक है, सिटाडेल में ही है। और ये कहाँ पे मिला है ग्रेट बाथ, ये मिला है मोहनजोदारो में। इसका पर्पस क्या है, ये जो ग्रेट बाथ है इसको किसके लिए यूज किया जाता है। तो इसके लिए इसके बहुत से पर्पसेस हैं, लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेड पर्पस जिसको बहुत से स्कॉलर्स ने एक्सेप्ट किया है वो ये माना गया कि शायद रिचुअल पर्पसेस के लिए इसको यूज किया जाता था। मे भी शायद वहाँ कोई रिचुअल होता था, कोई रिलीजियस फेस्टिविटीज के लिए या रिलीजियस फेस्टिवल होता था जहाँ पे लोग नहाते थे, इसीलिए ये ग्रेट बाथ जो है वो बनाया गया था। ये ग्रेट बाथ जो है वो इस तरीके से स्विमिंग पूल है जिसके चारों तरफ जो है वो स्टेयर्स थी, ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो, चारों तरफ स्टेयर्स थी। और इसके साइड्स में रूम्स बने हुए थे, कुछ लॉकर रूम्स थे और कुछ रूम्स ऐसे थे जहां पे पानी इकट्ठा करके रखा जाता था और वो पानी जो है इन्हीं रूम्स से इस स्विमिंग पूल में जाया करता था। इसके अलावा कईयों का ये मानना है कि शायद ये जो स्विमिंग पूल था ये लग्जरी के लिए या उस टाइम पे जो एरिस्टोक्रेसी होती थी वो अपने लिए यूज करते थे, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड जो है कि इसका कोई रिचुअलिस्टिक या फेस्टिविटीज के लिए इस पूल का जो है वो यूज किया जाता था, ठीक है। इसके बाद ग्रेट बाथ के बाद नेक्स्ट आपका है डॉकयार्ड। तो आपको याद रखना है डॉकयार्ड का मतलब होता है, जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि इसका मतलब हो गया बंदरगाह। और हड़प्पा वर्ल्ड में फर्स्ट ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसने डॉकयार्ड बनाया था, ठीक है, यानी बंदरगाह बनाई थी। ये फर्स्ट सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड की जिन्होंने डॉकयार्ड बनाया था। लेकिन इसका पर्पस क्या था, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका पर्पस जो होगा वो ट्रेडिंग पर्पस होगा, ठीक है। ट्रेड के लिए इन डॉकयार्ड्स का क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। और ये डॉकयार्ड जो है वो लोथल में मिली है। लोथल मतलब आपके गुजरात में, ये इस साइड यहाँ पे ये डॉकयार्ड जो है मिला है। और ये पर्पस क्या था, ये कुछ मैरीन ट्रेड के लिए इसको जो है वो यूज किया जाता था। तो दिस इज ऑल अबाउट टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। कल हम बात करेंगे स्कल्पचर कैसे होता है हड़प्पा का, तो उसी को फिर हम आगे एक्सटेंड करेंगे। थैंक यू सो मच।